Today we discuss about Young's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ऑर्डिनरी लाइफ में हम एक्सपेरिमेंट करके भी किसी दो सोर्स से इंटरफेरेंस पैटर्न देख नहीं सकते। यहाँ फिगर में दिखाया है, ये दो सोडियम लैंप है और उनमें से जो लाइट एमिट होती है वो दो पिन होल, ये ओपेक स्क्रीन में दो पिन होल बनाया है S1 और S2, उसमें से ये लाइट वेव्स पास होते हैं और ये स्क्रीन पर इंटरफेयर होते हैं, लेकिन ऐसी इंटरफेरेंस पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलती। उसका एक खास रीज़न है कि ये दोनों सोडियम लैंप है वो कभी भी सेम फेज में यानी कि कोहेरेंट सोर्स नहीं होते। उनका फेज एब्रप्टली अप्रोक्स 1 नैनोसेकंड से भी स्मॉल टाइम में चेंज होता है। ऐसे में यहाँ जो वेव इंटरफेयर होते हैं उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। हम जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग यहाँ नेट इंटेंसिटी में वो एडअप हो जाते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। ऐसे में हमें कोई इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलती। ऐसे में ब्रिटिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग ने अप्रॉक्स 1801 में एक बहुत ब्रिलियंट टेक्निक ना यूज किया ये फेज लॉक करने के लिए, यानी कि कोहेरेंट सोर्स का जनरेशन करने के लिए। उन्होंने सिर्फ एक ही ओरिजिनल सोर्स का यूज किया। जो ओरिजिनल सोर्स में से लाइट आती है वो लाइट यहाँ से ये ओपेक स्क्रीन में एक पिन होल है एस, उनमें से पास होती है। बाद में उसके स्लाइड डिस्टेंस पर दूसरा ओपेक स्क्रीन रखा जाता है, उनमें दो पिन होल है S1 और S2। यहाँ से आने वाली लाइट ये दो पिन होल में से पास होती है और बाद में उनसे कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखा जाता है और यह स्क्रीन में हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलती है, क्योंकि जो लाइट S1 और S2 में से आती है ये यहाँ इंटरफेयर ओवरलैप होती है और वो एक ही सोर्स में आने के कारण इन फेज होती है। अगर ये ओरिजिनल सोर्स का फेज चेंज भी हो तो ये चेंज दोनों वेव में एक ही पैटर्न में होता है, इसलिए हमें डार्क और ब्राइट रीजन देखने को मिलता है। और अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर में एनालिसिस किया था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हम यहाँ जो हमने डिस्टेंस की डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारी ये सोर्स यानी कि हमारे दो पिन होल S1 और S2 और ये हमारा स्क्रीन को हम GG डैश बोल देते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है, ये डिस्टेंस कैपिटल D है। और ये दो पिन होल यानी कि दो हमारा कोहेरेंट सोर्स, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल d है, ये सेपरेशन। और ये स्मॉल d ऑलवेज कैपिटल D की कंपेयर में बहुत ही स्मॉल लिया जाता है, यानी कि ये दो पिन होल निग्लिजिबल डिस्टेंस पर होते हैं। और यहाँ हमारी Z एक्सिस है और हमने Z एक्सिस पर ये दोनों पिन होल सिमेट्रिकल लिया है, यानी कि ये डिस्टेंस भी D/2 होगा और ये डिस्टेंस भी D/2 होगा। और ये हमारा स्क्रीन है GG डैश, यहाँ हमने ओरिजिन O लिया है और हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहाँ ओरिजिन से ये हमारी एक्स एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर हमें इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइट रीजन देखने को मिलता है ये P पॉइंट पर। तो उसका मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n लैम्बडा, वेर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 ऐसा होता है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। अगर हमें P पॉइंट पर ब्राइट रीजन यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है तो उसका मतलब यहाँ का पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n लैम्बडा होगा, वेर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। आइए अब हम S1P और S2P के बीच में जो पाथ डिफरेंस है उसकी
यहाँ की जियोमेट्री यूज करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्टेंस, ये पिन होल से ये पी पॉइंट S2P, यहाँ हम एक ये ट्रायंगल फॉर्म कर देते हैं ऐसे। ये डिस्टेंस कैपिटल डी होगा और ये पी पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओरिजिन तक का डिस्टेंस उसने तो हमें x ही बोला है, और ये डिस्टेंस d/2 होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल है, ये टोटल सेपरेशन d है, तो ये d/2 और ये भी d/2 होगा। यानी कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, राइट एंगल S2PO। ये हमारा राइट एंगल S2OP। ये राइट एंगल में हम लिख सकते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है S2P, उसके लिए हम लिख सकते हैं S2P इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस के थियोरम अकॉर्डिंग ये d² प्लस ये साइड, ये डिस्टेंस x प्लस d/2 उसका स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। और यहाँ भी हम ऐसा एक ट्रायंगल फॉर्म कर देते हैं, यहाँ ऐसे ये डिस्टेंस d होगा, और हम जानते हैं कि ये P पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस तो x हमने कहा है, लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ S1 पिन होल से ये डिस्टेंस तो d/2 होगा, यानी कि ये डिस्टेंस x माइनस d/2 होगा। यानी कि ये ट्रायंगल की बात हम करते हैं S1, यहाँ का पॉइंट का हमने कोई नाम नहीं दिया, यहाँ हम M नाम दे देते हैं, S1MP। ये ट्रायंगल में S1P यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड d² प्लस ये साइड यानी कि x माइनस d/2 का स्क्वायर, ऐसा होगा। हमें पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P चाहिए, इसलिए ये इक्वेशन को ये इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि हमें मिलेगा S2P² माइनस S1P² इज इक्वल टू ये d² प्लस x प्लस d/2 ब्रैकेट में होल स्क्वायर, ये है S2P² माइनस ये होगा S1P² d² प्लस x माइनस d/2 उनका स्क्वायर, ये सारा का सारा माइनस में है। यानी कि S2P² माइनस S1P² इज इक्वल टू d² प्लस ये ब्रैकेट का मैं सारे का सारा स्क्वायर कर देता हूँ, तो यानी हो जाएगा x² प्लस 2xd/2 प्लस d²/4। ये पहला ब्रैकेट, बाद में ये माइनस साइन में ऐसे रखता हूँ, और ये हो जाएगा d² प्लस x² माइनस 2xd/2 प्लस d²/4। ये सारे का सारा माइनस में है, यानी कि फाइनली हमें मिलेगा d² प्लस x² प्लस 2 कैंसल xd प्लस d²/4 माइनस d² माइनस x² प्लस 2 कैंसल xd माइनस d²/4, ये कैंसल हो जाएगा d²x², यानी कि xd प्लस xd यानी कि 2xd, यानी कि S2P² माइनस S1P² इज इक्वल टू 2xd। ये x² माइनस y² मैथ्स में हम जानते हैं x² माइनस y² इज इक्वल टू x माइनस y x प्लस y, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यानी कि S2P माइनस S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2xd, यानी कि S2P
माइनस S1P इज इक्वल टू 2XD अपॉन S2P प्लस S1P। ऐसा आएगा, ये पाथ डिफरेंस है जो हमें चाहिए था। ऐसी ही कैलकुलेशन करके हम S2P प्लस S1P भी डिराइव कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू 2XD अपॉन S2P प्लस S1P की वैल्यू 2D आएगी। यहाँ एक खास बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये कैपिटल D डिस्टेंस जो यहाँ है, ये पिन होल और हमारा GG डैश स्क्रीन के बीच का ये डिस्टेंस सेपरेशन स्मॉल d की कंपेयर में बहुत ही लार्ज है। और ये डिस्टेंस भी जो हमने P पॉइंट लिया है, एज्यूम किया है, वो डिस्टेंस X डिस्टेंस भी बहुत ही स्मॉल है। ऐसे में हम ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस को कैपिटल D डिस्टेंस की कंपेयर में इग्नोर कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि S2P प्लस S1P की वैल्यू 2D आएगी। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाथ डिफरेंस हमें मिलेगा XD अपॉन कैपिटल D। यानी कि स्लिट एक्सपेरिमेंट की जियोमेट्री से हमें ये पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P इज इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D मिला। और अगर P पॉइंट पर हमने एज्यूम किया है कि ब्राइट रीजन देखने को मिल रहा है, यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम देखने को मिल रही है, इसलिए हमने पहले ही बात की थी कि उनका पाथ डिफरेंस जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, यानी कि S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n लैम्बडा होना चाहिए, वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ऐसे में हम लिख सकते हैं XD अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्बडा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x n नाम दे देते हैं इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। और अगर हमें डार्क रीजन देखने को मिलता है, यानी कि इंटेंसिटी मिनिमम 0 हो, ऐसे में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और ऐसे केस में पाथ डिफरेंस XD अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n प्लस 1/2 लैम्बडा होगा, वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू n प्लस 1/2 d लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d, वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ये डिस्टेंस है जो ओरिजिन से हमने लिया है। ये दोनों जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से हमने, यानी कि ओरिजिन पॉइंट से जो हमें डार्क या ब्राइट रीजन का पॉइंट देखने को मिल रहा है उसका डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ब्राइट रीजन के केस में n लैम्बडा d अपॉन d होता है और डार्क रीजन के केस में ऐसे होता है। और डार्क रीजन यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हमें दोनों साइड ऐसे डार्क और ब्राइट रीजन सिमेट्रिकली देखने को मिलते हैं। उसकी यहाँ इमेज दिखाई गई है जो बता रही है कि डार्क और ब्राइट रीजन इक्वली स्पेस्ड है और दोनों हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे डार्क और ब्राइट रीजन को फ्रिंज बोला जाता है, यानी कि इंटरफेरेंस फ्रिंज। और जो सबसे हमारी एक्सिस है जेड एक्सिस, उसके बाद जो हमें तुरंत ब्राइट या डार्क रीजन देखने को मिलता है उनको पहली फ्रिंज बोला जाता है और बाद में जो हमें देखने को मिलता है उसको दूसरी फ्रिंज बोला जाता है। ऐसे हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज देखने को मिलते हैं। ऐसे एग्जांपल या ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है। अगर हम बात करें, यहाँ हम n की वैल्यू 1 ले लें तो हमें x1 इज इक्वल टू लैम्बडा d अपॉन d, यानी कि पहली ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें
तो x2 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा डी अपॉन डी, यानी कि दूसरी ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। ऐसे ही हमें इस इक्वेशन में अगर n इज इक्वल टू 1 ले ले तो हमें लैम्बडा डी अपॉन 2d यानी कि पहली डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी। अगर n की वैल्यू 2 ले ले तो x2 इज इक्वल टू 2 + 1/2 यानी कि 5 लैम्बडा डी अपॉन 2d यानी कि दूसरी डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी। ऐसे हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलती है। अब हम ये फ्रिंज के बीच में जो दूरी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच के दूरी को अगर हम बीटा कहें तो ये बीटा इज इक्वल टू xn+1 माइनस xn होगा। यहाँ हम अगर दूसरी ब्राइट फ्रिंज ले ले और यहाँ पहली ब्राइट फ्रिंज ले ले तो ये x2 माइनस x1 यानी कि 2 लैम्बडा डी अपॉन डी माइनस लैम्बडा डी अपॉन डी यानी कि दो फ्रिंज के बीच की दूरी लैम्बडा डी अपॉन डी होगी। ये हम डार्क फ्रिंज के केस में भी देख सकते हैं। दो डार्क फ्रिंज के बीच में दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज हो या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज हो, उनके बीच में दूरी ये बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी होती है। लेकिन दो कंसेक्यूटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज के बीच की बात करें तो उनके बीच की दूरी के लिए हमें ये दोनों सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मानो कि ये पहली ब्राइट फ्रिंज है और ये पहली डार्क फ्रिंज है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को अगर हम अल्फ़ा बोल दे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी माइनस लैम्बडा डी अपॉन 2d यानी कि 2d यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि 2 लैम्बडा डी अपॉन माइनस लैम्बडा डी यानी कि लैम्बडा डी होगा, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन 2d यानी कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस ये होता है और दो कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस ये होता है, जो पहले से आधा होता है। ये हम सिंपली समझ सकते हैं। ये यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात थी और ये यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग ने लाइट वेव के इंटरफेरेंस के लिए परफॉर्म किया था। लेकिन बाद में मॉडर्न फिजिक्स में आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करते हैं और इलेक्ट्रॉन को भी वेव प्रॉपर्टी है। और बाद में मॉडर्न फिजिक्स में साइंटिस्टों ने ये यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए किया और हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ वेव का होता है, कभी पार्टिकल इंटरफेरेंस बता नहीं सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉन का भी ये यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में जैसे लाइट का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस देखने को मिला। इससे ये बात क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करते हैं और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में और आगे जाके डिस्कस करेंगे।